सर, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई, सजा याफ्ता अपराधी हो गए राहुल गांधी। कायदे से कहिए तो राजनीति में से पेट पर लात खाना कहते हैं, जो राहुल गांधी के चापलूस खैरातियों के गैंग ने मीडिया में नौकरी जाने के बाद कहा था कि पेट पे लात पड़ गई। तो पेट पर लात खाया हुआ व्यक्ति ज्यादा, कहते हैं ना कि चोट खाया हुआ सांप बहुत खतरनाक हो जाता है। कई बार वो देश के खिलाफ साजिश करने लगता है। हम और आप जब तक कह रहे थे तब तक बात अलग थी। अब कांग्रेस के पुराने गुलामों ने उनकी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी है। गुलाम नबी आजाद ने यह कहा है कि 10 बिजनेसमैन राहुल गांधी के पीछे हैं और विदेश जब जाते हैं तो राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ करते हैं। अभी बहुत हम चुप्पी लगाए हुए हैं, लेकिन समय आने पर इन सब चीजों को खोला जाएगा। ये वो वफादार है जो 2 दिन पहले तक कहते थे कि हम इस परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी का जो खेल रहा है, विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी, अमेरिका और इंग्लैंड को प्रोवोक करना कि भारत की डेमोक्रेसी पर क्यों नहीं बोलते, भारत के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। इन सब चीजों में फेल होने के बाद अब पूरे देश में जिस ढंग से जो एक सौहार्द का वातावरण बना हुआ था, बड़ी गर्व से कहा जा रहा था कि जब से मोदी की सरकार आई है दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं। एकाएक सब कई राज्यों में दंगे फसाद, हम बारी बारी से इसे समझेंगे। लेकिन अब कांग्रेस के गुलाम राहुल गांधी की पोल खोलने लगे हुए हैं। ये भारत के खिलाफ आपको राहुल गांधी के इस एजेंडे में के पीछे भारत के खिलाफ ये खेल क्या दिखाई दे रहा है? मनीष जी, खेल तो बिल्कुल हम लोग समझ चुके थे। जो हम लोग के नियमित दर्शक हैं वो अगर ध्यान दे, जिस समय इसकी यात्रा, दंड यात्रा शुरू हुई थी, जिसका हम लोग बात कर रहे थे, जब जब बात हुई, खासकर जिस दिन खत्म हुई थी, मेरे ख्याल से 30 जनवरी को खत्म हुई थी इसकी यात्रा। दर्शक देख लेंगे वो वीडियो, अभी भी पड़ा होगा। मैंने यही कहा था मनीष जी कि इस यात्रा में तो कुछ नहीं हुआ, ये तो तमाशा बन के रह गया। लेकिन इस यात्रा के दौरान ये जिस तरह के लोगों से मिला है, जिस तरह के तत्वों से मिला है, उसके बाद, इस यात्रा के बाद हम लोगों को बहुत भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे आगे आने वाले दिनों में। वो वीडियो पड़ा होगा मनीष जी, 30 या 31 जनवरी के था, जिस दिन इसकी यात्रा खत्म हुई है। और वो परिणाम मनीष जी मिलने लगे, वो परिणाम मिलने लगे। ये बुरी तरह से ये पूरी साजिशन, ये एक यात्रा थी। ये मैन टू मैन अगर इसके बंगले में आके लोग वो लोग मिलते तो ये निगाह में चढ़ जाता। यात्रा के बहाने ये लगातार लोगों से मिल रहा था, और कैसे लोगों से मिल रहा था उसके परिणाम अब सामने है। जरा ध्यान दीजिए मनीष जी कि जिस पूरी दुनिया कह रही है उस हिंडनबर्ग को कि वो फ्रॉड है, फर्जी है, अमेरिका में उसके ऊपर प्रतिबंध है कि किसी तरह की तुम प्रकाशित नहीं कर सकते हो कोई रिपोर्ट अमेरिकी कंपनियों के बारे में। वो वहां अमेरिका में बैठ के अडानी के बारे में करता। और इसकी जब यात्रा समाप्त हो रही थी तो कैसा इसने हाहाकार मचा दिया था। और उसी समय सारे खैराती जुट गए थे कि LIC तबाह हो गया, स्टेट बैंक तबाह हो गया। मैं आज इनके झूठ भी बताता जाऊंगा, दर्शक जरा बड़े ध्यान से सुने। LIC तबाह हो गया, स्टेट बैंक तबाह हो गया, और सब लुट गया, और आम आदमी का पैसा खत्म हो गया। और क्योंकि इसकी यात्रा खत्म हो रही थी तो उन्होंने ये गुब्बारा फुलाया, और उसका नुकसान हुआ मनीष जी, उसका नुकसान हुआ। इस देश का नुकसान तो हुआ। अडानी तो एक छोटा आदमी है। अगर आप देश की बात करिए तो देश के सामने अडानी की क्या स्थिति है, कुछ नहीं है। लेकिन अडानी के बहाने इन्होंने देश पे प्रहार किया, और वो झटका झेला देश ने, वो झटका झेला। लेकिन उसके ठीक 15 दिन बाद, जरा मैं बता रहा हूँ कि ये उस यात्रा के दौरान गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की बातें कर रहा था, तो वहां पे आके अर्थव्यवस्था का इसने भट्टा बटाला। इसकी बहुत प्रायोजित, बहुत सुनियोजित तरीके से वो सब चीजें प्लान की गई थी मनीष। इसकी यात्रा समाप्त होने से 6 दिन पहले वो हिंडनबर्ग आता है, और क्या हुआ वो सारा देश जानता है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये 15 दिन बाद जाता है ब्रिटेन, और ये ब्रिटेन में जाके कहता है कि यहाँ पे मुसलमानों को, सिखों को मोदी दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। इस देश में हिंदूवाद फैल रहा है, हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पे हिंदू कब्जा कर रहे हैं, और सीधे सीधे लोकतंत्र खत्म हो गया, न्यायपालिका खत्म हो गई है। और ये कह के लौटता है मनीष जी। उसके बाद से जरा गौर करिए आप, एक तैयारी की गई, और उसके बाद बिहार में दंगे, बंगाल में दंगे, महाराष्ट्र में दंगे, गुजरात में दंगे, जहां पाए वहां दंगे करने गए। और वो सीधे सीधे वही कि वो पंजाब वाला, पहले पंजाब पे आ जाइए, ये वहां से लौट के आता है और अमृतपाल की खुराफात शुरू होती है। पहले ये फरवरी में गया था, फरवरी में लौटता है जब ये,
तो पंजाब में कत्लेआम शुरू होता है, जेल के अंदर कत्ल होते हैं, बाहर अमृतपाल किस तरह से नंगाई करता है, थाने पे हमला करता है, और एक वो अलगाववाद पूरा पंजाब में फैलता है। ये वहां पे सिखों को पॉइंट आउट करके आया था कि तुम लोगों को 2 दर्जे का नागरिक समझा जाता है। तो वो मनीष जी केवल इसने इसलिए किया था ताकि अमृतपाल जो यहाँ गुंडाई करे, जो खून खराबा करे, जो आतंकवाद फैलाए, उसको बाहर सपोर्ट मिले, उसको इंटरनेशनल मीडिया और देश के बाहर जो सिख रहते हैं उनको लगे कि देखो राहुल गांधी बड़ा सही कह रहा था, और उस अमृतपाल गुंडे की, उसकी गुंडई को भी एक मान्यता मिल जाए, उसको लोग स्वीकार लें कि वो ठीक कर रहा है, क्योंकि मोदी तो 2 दर्जे का नागरिक समझता है सिखों को, इसलिए अमृतपाल कर रहा। तो अमृतपाल को भी एक क्लीन चिट दे के आया था, और आने के बाद आपने अमृतपाल वाला नाटक पंजाब में सबने देखा, अभी तक चल रहा है, और भगवानी मालिक है उसका क्या होगा। उसके बाद उसने कहा था मुसलमानों को 2 दर्जे का नागरिक समझा जाता है। मनीष जी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ये तो सामने आ रहा है, और किस तरह से अत्याचार हो रहा है, किस तरह से वो लोग ताना बाना ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो केवल हिंदू मुस्लिम नहीं है मनीष जी, इसके इरादे समझे दर्शक, इसके इरादे समझे कि इसके इरादे क्या है। मैं बार बार कहता हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, इस बात को नोट कर लीजिए कि ये कहता है ना कि मैं मोदी विरोध, जब मैं मोदी का विरोध करता हूँ तो उसको देश का विरोध क्यों समझा जाता है। न, ये हमको आपको बरगलाने के लिए सफेद झूठ बोलता है ये मनीष जी, क्योंकि इसको देश का विरोध करना है। चीन इसका दोस्त है, पाकिस्तान इसका दोस्त है, इसको चूंकि देश का विरोध करना है इसलिए ये मोदी विरोध की नकाब पहनता है, ताकि अगर कोई कुछ कहता मैं तो मोदी का विरोध कर रहा हूं। और बताता हूं अभी मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि मोदी विरोध के नाम पे देश को तबाह करने पे जुट गया है, पूरी तरह से दुश्मनी निभा रहा है देश के साथ। उसके उदाहरण कुछ देता हूं मनीष जी, लगातार और लगातार झूठ बोलता है। यहां से लेकर और ब्रिटेन तक लगातार झूठ के बोला। ये कहता है मनीष जी देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। मैं सबसे बड़ा थर्मामीटर बताने जा रहा हूं मनीष जी, उसके अलावा उसके बाद ही कोई थर्मामीटर लग सकता है देश की अर्थव्यवस्था को नापने का, तौलने का, किसी भी कसौटी पे। उससे बड़ा थर्मामीटर कोई हो ही नहीं सकता मनीष जी कि इस देश के बैंक, क्योंकि वो तो रुपये लेने देने का धंधा करते हैं, और उनका पूरा व्यवसाय जो है वो ब्याज पे ही टिका हुआ है। जब उनसे जनता या उद्योगपति लेते हैं तो उनको जो ब्याज मिलता है वो बैंक की कमाई होती है। और मनीष जी, इस राहुल गांधी के महा क्लीन, महा ईमानदार और गजब का अर्थशास्त्री, जब प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री था वो अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, तब मनीष जी 2013-14 में इस देश के बैंकों का भट्टा बैठा हुआ था, और 30,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था उन बैंकों को इस देश के। ये इन्हीं की सरकार ने अपनी रिपोर्ट दे के गई थी मार्च 2014 में। और वो भी मनीष जी, उसको वो भी 30,000 करोड़ सही नहीं था, क्योंकि किस तरह से लोन रीस्ट्रक्चर किए गए ये नरेंद्र मोदी बता चुके हैं, सामने आ चुका है सारा किस्सा। अगर वो लोन रीस्ट्रक्चर न किए जाते तो बैंकों का कायदे से भट्टा बैठा हुआ था, वो फर्जी था 30,000 करोड़। और मगर मान लेता हूं मैं, जो इन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ बैंकों का लाभ था, आज मनीष जी जो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसमें बैंकों का लाभ 1,00,000 करोड़ के ऊपर जा रहा है। अभी फाइनल फिगर नहीं आई है, लेकिन ये आ गया आरबीआई का कि बैंकों को इस साल 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बस सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूं, अभी प्राइवेट तो उसमें जोड़े नहीं गए हैं कि सरकारी। और उसमें मनीष जी जिसके लिए इन्होंने बड़ा नंगा नाच किया था कि अडानी ने लूट लिया, अडानी की वजह से तबाह हो गए, वो तो मनीष जी इसी फाइनेंशियल ईयर में है ना। दर्शकों को बता दूं कि स्टेट बैंक का प्रॉफिट इस साल 40,000 करोड़ के पार जा रहा है, इस साल 40,000 करोड़ के पार जा रहा है। तो ये लगातार झूठ बोल के जनता में भ्रम फैला के ये कर देंगे कि लोगों को भड़काना, ताकि ये था कि लोग उपद्रव करने लगे। जिस समय अडानी वाला हुआ था तो ये लोगों को यही भड़का रहा था कि तुम्हारा पैसा डूब गया, बैंक तो तबाह हो गए, बैंक तो दिवालिया हो गए। वो इसकी धज्जियां उड़ गई है। जो अभी आया है आरबीआई का असेसमेंट आया है मनीष जी, अभी बिल्कुल फाइनल फिगर नहीं आई है, लेकिन उसने कहा कि 1,00,000 करोड़ के ऊपर, और स्टेट बैंक का अकेले का प्रॉफिट 40,000 करोड़ को पार करने जा रहा है। तो इस राहुल गांधी का गिरेबान पकड़ेगा कोई कि तुम लगातार झूठ, ये झूठ इसलिए बोल रहा था ताकि जिनके पैसे जमा है बैंकों में वो बवाल करना शुरू कर दें, यहाँ पे सड़कों पे उत्पात शुरू हो जाए, उपद्रव शुरू हो जाए, जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये सरासर सफेद झूठ। क्या क्या इसके पास तथ्य थे कि जो कह रहा था कि भाई भारत देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और अडानी ने स्टेट बैंक और एलआईसी को लूट लिया।
ये लूट है। जितना अब दर्शक इस बात को और दूसरे तरीके से समझ लें कि जब 2014 में पूरे देश के बैंकों का लाभ जो था वो 30,000 करोड़ था, अब की अकेले स्टेट बैंक का 40,000 करोड़ है। ये किया है मोदी ने, और ये है देश की अर्थव्यवस्था की। मैंने कहा कि इससे बड़ा पैमाना अर्थव्यवस्था को नापने तोलने का हो नहीं सकता। दुनिया की कोई एजेंसी क्या कह रही है इससे मतलब नहीं, क्योंकि ये ठोस है, दस्तावेजी है, और ये नगद नोटों की बात है कि इस देश। मनीष जी, ये मैंने कहा शुरू में बताया था कि बैंकों का जो शुरुआत होती है कमाई की, और खराब की एक ही काम है उनका, मनी लेंडिंग। वो पैसा देते हैं, तो इसका मतलब आम आदमी भी पैसा ले रहा है, एजुकेशन लोन भी ले रहा है, होम लोन भी ले रहा है, और इंडस्ट्री पैसा ले रही है, जो उद्योगपति हैं। तो इसका मतलब मनीष जी देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उसको ये देश की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। ये राहुल गांधी महा का झूठा, और वो झूठ बोल रहा है जिससे देश की जड़ें हिल जाए, देश में बवाल हो जाए, उपद्रव हो जाए। एक और बताता हूँ मनीष जी, ये जो दंगे फसाद आप लोग देख रहे हैं, ये केवल हिंदू मुसलमान का तो वो तो उनकी डीएनए में है। जो दंगे कर रहे हैं उनके डीएनए में आज से नहीं, औरंगजेब के समय से यही रहा है। लेकिन ये क्यों करा रहा है? ये इसलिए करा रहा है मनीष जी की जो अर्थव्यवस्था रिवाइव कर रही है हिंदुस्तान की, जरा दर्शक उसको समझ लें कि मनीष जी हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी का बहुत बड़ा स्रोत है टूरिज्म। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, वो एक बहुत बड़ा स्रोत है हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी का। और मनीष जी दर्शक जान लें कि कोरोना में कमर टूट गई थी। कोरोना में हमारी कमर टूट गई थी। यानी कोरोना से पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वो 2019-20 का, उसमें $30 बिलियन हमको टूरिज्म से मिले थे मनीष जी, देश को। लेकिन जब कोरोना लगा तो वो आंकड़ा घटकर 6.96, आप सात, वो आंकड़ा घट के $7 बिलियन पे आ गया था 2019-20 में। समझिए उस मोदी सरकार ने किस हालात में देश को संभाला है कि जो $30 बिलियन आ रहा था, उससे पहले भी फिगर ऐसे रहता था 27-28, आखिरी जो था $30 बिलियन था 2019-20 में, और 2020-21 में $7 बिलियन था, और उसके बाद 2021-22 में थोड़ा संभले तो वो करीब करीब 8.5 पौने $9 बिलियन आया था। लेकिन मनीष जी जब कोरोना से उभरे तो अब तेजी से हम फिर उसी तरफ बढ़ना शुरू हुए हैं कि इस साल जो है कहाँ $8.5 बिलियन था पिछले साल, और इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है वो करीब 16-17 बिलियन डॉलर हुआ है। और ये निश्चित है कि अगले साल फिर वो 30-32 बिलियन डॉलर आएगा, मिलेगा देश को। तो मनीष जी जब देश में बवाल होगा, गुंडई होगी, इस तरह की हिंसा होगी, दंगे फसाद होंगे, कौन टूरिस्ट आएगा? कौन टूरिस्ट इस देश में आएगा? ये दूसरी चोट कर रहा है कि इस देश में बवाल करो तो दो काम है, एक तो टूरिस्ट नहीं आएगा, दूसरे इन्वेस्टर नहीं आएगा। जो अभी आप लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश में 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट करेगा? तो ये मोदी और योगी विरोध की बात करता है। मैं मोदी का विरोधी हूं, मैं मोदी के तानाशाह मोदी का विरोध कर रहा हूं। ये मोदी का विरोध जो कर रहा है, ये चाइना का एजेंडा मोदी विरोध की नकाब पहन के हिंदुस्तान पर निकाल रहा है कि हिंदुस्तान का भट्टा बैठाल दो, इसकी प्रगति रोक दो, ये भूखों मरने लगे, पाकिस्तान की तरह हो जाए हिंदुस्तान, उस धंधे में लगा। ये इसका पूरा, इसी का पूरा षड्यंत्र इसी पे केंद्रित है ये आदमी। इसको पहचानिए। केंद्र सरकार से कहूंगा कि जो गुलाम नबी आजाद ने खुलासा किया है कि ये अनडिजायरेबल लोगों से विदेश में जाके मिलता रहा, एक बार नहीं मिला, ये जब जब विदेश गया तब तब मिला है। तो मनीष जी एक तो बिजनेस, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बिजनेसमैन, तो दर्शक ये जान लें कि जॉर्ज सोरोस भी एक बिजनेसमैन है। एक दिन हम लोगों ने उसका वीडियो भी दिखाया था कि शेखर गुप्ता जो इस गांधी परिवार का बड़ा लायल है, बिल्कुल समझिए वफादार चरणों में लेटा रहता है, कभी बुराई नहीं करता। वो शेखर गुप्ता किस तरह से तेल लगा रहा था जॉर्ज सोरोस के, हम लोग एक किसी एपिसोड में किया है मनीष जी, 15-20 दिन पहले, कि वो बता रहा था कि ये बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और बिजनेसमैन है और हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जब गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये दसियों लोगों से ऐसे मिलता है, बिजनेसमैनों से जो अनडिजायरेबल है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जॉर्ज सोरोस का नाम आया, क्योंकि वो यहाँ आ चुका है। शेखर गुप्ता उसके चरणों में लेट के उसका गुणगान कर चुका है, और तब यूपीए की सरकार हुआ करती थी। तो जब गुलाम नबी आजाद ने इतनी बात करी है, गुलाम नबी आजाद को खुलकर उनके नाम भी बताने चाहिए। हालांकि एजेंसियों के पास, केंद्र सरकार के पास सब कुछ होगा,
इसका मतलब ये जॉर्ज सोरोस से मिलता रहा और जॉर्ज सोरोस ने कसम खाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम इस देश को तबाह कर देंगे। तो ये उस एजेंडे पे लगा है मनीष जी, ये उस एजेंडे पे लगा है। ये मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी, आरएसएस विरोधी कतई नहीं है। इसने एक बहाना ओढ़ा है, अपने चेहरे पे नकाब चढ़ाई है कि मैं मोदी विरोधी हूं। ये मोदी विरोधी नहीं, ये चीन समर्थक है, ये पाकिस्तान समर्थक है जो देश को तबाह कर देने चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान का एजेंडा इस देश पर लागू कर रहा है मनीष जी आदमी। ये दर्शक समझे और इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाइए। इसकी तो औकात नहीं, इसको तो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को राजनीति के कूड़ेदान में फेंक दिया। 2014 में 50 से नीचे और 2019 में 50-52। तो अब की काम तो इनका खत्म हो गया। अब इनको पनपने में बहुत लगेगा, कम से कम दशकों लगेंगे, 10-20-25 साल। कांग्रेस कहीं नहीं आ रही और ये भी अच्छे से जान रहा है। ये तो भाग खड़ा होगा बाद में। ये अपने एजेंडे पर लगा है। जो 2008 में क्यों नहीं बता था कि चीन के साथ एक कौन सा एमओयू साइन करके आया था, या ये जवाब दे कि गुलाम नबी आजाद ने जी बताया कि ये कौन से बिजनेसमैन से मिला था अगर इसमें बड़ी हिम्मत है। तो ये अडानी के बारे में नहीं, पहले ये अपने संबंधों के बारे में बताया कि ये कौन से उन ऐसे बिजनेसमैनों से मिलता था